वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इसरो सतीश धवन स्पेस सेंटर सार श्रीहरिकोटा का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाल के आया था टेक्नीशियन बी फीटर पोस्ट पर ITI स्टूडेंट के लिए, इसका CBT एग्जामिनेशन 4 जून 2022 कंडक्ट हो गया है। ऑल इंडिया बेस इसका एग्जामिनेशन सेंटर था, तो ऑल इंडिया स्टूडेंट इसमें अप्लाई किया था। तो CBT एग्ज़ाम कंडक्ट होने का बाद इसका आंसर की भी आज रिलीज़ किया गया था 10 बजे। तो 10 बजे का बाद 10 मिनट शायद इसका आंसर की डाउनलोड हुआ, उसका बाद से सर्वर डाउन हो गया। अभी तक किसी का डाउनलोड नहीं हो रहा है, सर्वर में प्रॉब्लम है। सर्वर कभी कभी बता रहा है 20 तारीख से फिर से लिंक एक्टिवेट होगा, कभी बोल रहा है कि 8 तारीख से एक्टिवेट होगा, जो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है क्योंकि आज 9 तारीख है। तो सर्वर प्रॉब्लम की वजह से ये हो रहा है। आज कल 1-2 दिन वेट कीजिए, शांत होकर वेट करने का बाद आप लोग देखेंगे कि आप लोग का आंसर की आ जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट जल्दी 10 बजे लॉगिन किया था, उनमें से 1-2 स्टूडेंट उसका आंसर की को देख पाया और आंसर की को सेव करके मेरे को भेजा है, और मैं आज इसका आंसर की डिस्कशन करूंगा। एनालिसिस करने के बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कितना प्रश्न पर आप लोगों को, कितना क्वेश्चन पर आप लोगों को ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा, जिसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। तो ये भी डिस्कशन करूंगा, इसलिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आप लोगों को। वीडियो अगर आप लोग स्किप करेंगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कौन सा क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करना है, कौन सा क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन नहीं करना है। 3 से 4 क्वेश्चन में आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आंसर की डाउनलोड करने के बाद आप लोग को पार्टिसिपेंट ID, पार्टिसिपेंट का नेम मतलब कैंडिडेट का नेम, टेस्ट सेंटर नेम कोलकाता TCS गीतो बीतन, टेस्ट डेट 4 जून 2022, टेस्ट टाइमिंग इवनिंग शिफ्ट में था 4:30 बजे से 6:30 बजे तक, और सब्जेक्ट था मतलब ट्रेड था फीटर। ओके, तो सेक्शन में आप देख सकते हैं इसमें टोटल 80 क्वेश्चन पूछा गया, तो एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स, टोटल 240 मार्क्स का आप लोग का एग्जामिनेशन हुआ है, और एक गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स आप लोग का डिडक्ट हो जाएगा। ओके, सबसे पहला प्रश्न था, ए डिवाइस यूज्ड फॉर होल्डिंग द जॉब इन पोजीशन एंड फॉर गाइडिंग द टूल इज। एक ऐसा डिवाइस है जो जॉब को पोजीशन में होल्डिंग करता है, पकड़ता है और कटिंग टूल को गाइड करता है। तो वो डिवाइस का नाम क्या है? तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका आंसर सही दिया है आंसर की में, इसमें आपको ऑब्जेक्शन करना नहीं पड़ेगा। तो जिसमें ऑब्जेक्शन करना है उसमें मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूंगा। सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, इन मेट्रिक माइक्रोमीटर जनरली द पिच ऑफ द स्पिंडल थ्रेड इज। मेट्रिक माइक्रोमीटर का जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल का जो थ्रेड होता है, तो उसमें पिच क्या होता है, मतलब थिम्बल का एक रोटेशन में माइक्रोमीटर जितना आगे बढ़ता है उसको बोलता है पिच। ठीक है, तो माइक्रोमीटर का थिम्बल में 50 डिवीजन होता है। जब एक रेवोल्यूशन घूम जाता है, मतलब एक बार टोटल घूमता है, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो आप लोग जानते हैं 50 डिवीजन रहता है, और इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01। तो दोनों को मल्टीपल करेंगे तो पिच आ जाएगा 0.5, मतलब ये स्पिंडल में कितना आगे बढ़ता है 0.5 मिलीमीटर। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको पिच कहते हैं माइक्रोमीटर का। तो ऑप्शन नंबर D राइट आंसर इसको दिया गया है आंसर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लीड ऑफ 3 स्टार थ्रेड इज 7.5 मिलीमीटर, देन द पिच ऑफ द थ्रेड इज। 3 स्टार एक थ्रेड है जिसका लीड 7.5 मिलीमीटर है, तो उसका पिच थ्रेड का क्या हो जाएगा? तो आप लोग जानते हैं लीड इज इक्वल टू होता है, अब 3 स्टार थ्रेड जब बोलेगा तो लीड इज इक्वल टू 3 इंटू पिच होगा। तो लीड तो 7.5 बोल दिया है, तो पिच इज इक्वल हो जाएगा 7.5/3 इज इक्वल टू पिच होगा, तो पिच इज इक्वल टू 2.5 हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आंसर की में सही आंसर दिया है। इसका बाद एक रीजनिंग से प्रश्न था जिसमें आपको पूछा गया था, आप देख सकते कोडिंग डिकोडिंग से है, FOMCLJ। तो FOMCLJ, तो इसको अगर आप लोग करते हैं तो क्या होता है, आप देख सकते हैं F से अगर आप लोग 3 घर पीछे चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा DEDC, तो टोटल -3 घर हम लोग पीछे जा रहे हैं। इसका बाद आप देख सकते हैं इसमें भी 3 घर पीछे जा रहे हैं, इसमें भी हम लोग 3 घर पीछे जा रहा है। तो आपको ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें भी सेम टू सेम हो रहा है? तो जो RAX है तो उसका क्या है OXU। ठीक है, तो आप लोग जानते
ओ का बाद क्या होता है, ओ पी क्यू आर, आप देख सकते 3 हो रहा है। इसका बाद आपको जाना पड़ेगा एक्स वाई जेड ए, तो आप देख सकते 3। तो ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा कि कैसा रिलेशन में है, उसका बेसिस पर आपको ऑप्शन चूज करना है। तो इसका भी आंसर सही दिया है। 5th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है व्हिच टाइप ऑफ मेटल्स ज्वाइंड इन फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग में हम लोग किस टाइप का मेटल को ज्वाइनिंग कर सकते हैं। जो डिसिमिलर मेटल होता है जैसे स्टेनलेस स्टील है और एल्यूमिनियम है, इन दोनों का अगर जोड़ना है तो फ्रिक्शन वेल्डिंग का मदद से हम लोग जोड़ सकते हैं। तो डिसिमिलर मेटल इज द राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है इन लुब्रिकेशन ग्रीजेज आर डिजिग्नेटेड विथ नंबर्स फ्रॉम 0 to 6। लुब्रिकेशन सिस्टम में हम लोग सेमी सॉलिड जो लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं उसका एग्जाम्पल होता है ग्रीज। तो उसको हम लोग 0 से 6 नंबर तक हम लोग उसको डेजिग्नेशन करते हैं। तो नंबर 0 ग्रीज क्या इंडिकेट करता है, ये सबसे सॉफ्टेस्ट ग्रीज होगा, मतलब सबसे नरम ग्रीज होता है। और जितना आगे बढ़ता है 1 2 3 4 का तरफ 6 का तरफ बढ़ता है तो उतना ज़्यादा वो हार्डेस्ट ग्रीज होते जाते हैं। ठीक है, तो 0 इंडिकेट करता है सॉफ्टेस्ट ग्रीज, सबसे नरम ग्रीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आर एफ ऑफ ऑन एन आइसोमेट्रिक स्केल इज। आइसोमेट्रिक स्केल में रिप्रेजेंटेशन फैक्टर का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है। तो रिप्रेजेंटेशन फैक्टर का शॉर्ट फॉर्म होता है आर एफ। तो इसको आप लोग को क्या लिखना पड़ेगा, आर एफ इजिकल टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग, मतलब ड्राइंग में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है, और नीचे लिखना पड़ेगा बटा एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का एक्चुअल लेंथ कितना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा cos 45 बटा cos 30। तो इसका वैल्यू अगर आप लोग पुट कर देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 2/3 टू द पावर 1/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A1 साइज ड्राइंग सीट। A1 साइज ड्राइंग सीट का साइज कितना या डायमेंशन कितना होता है, तो जो दिया है 594 मिलीमीटर विद इंटू 841 मिलीमीटर हाइट। तो ये सही आंसर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर कितना होता है, 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मिनिमम कितना होता है, 3100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम को हम लोग फेरस नॉन फेरस मेटल में वेल्डिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम लोग कोई भी एलॉय में वेल्डिंग करते, गैस कटिंग करते, गॉगिंग करते, स्टील ब्रेजिंग, ब्रोंज वेल्डिंग, मेटल स्प्रिंग, पाउडर स्प्रिंग, इसका मदद से हम लोग कर सकते हैं। ओके, 10 नंबर का क्वेश्चन में आपको एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाइट ऑफ स्लिप गेज पैक रिक्वायर्ड टू रेज ए 150 मिलीमीटर साइन बार टू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो आपको स्लिप गेज का हाइट निकालना पड़ेगा, वो कितना होगा। तो आप देख सकते 150 मिलीमीटर का एक आपको साइन बार दिया है और इसमें 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, और इसका साइज है 150 मिलीमीटर। तो आपको स्लिप गेज का हाइट निकालना पड़ेगा। तो ABC, तो आप देख सकते हैं साइन बार से आपको क्या करना पड़ता है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो आप लोगों को साइन 30 दे दिया है, साइन 30 इजिकल टू हो जाएगा AB बटा AC। ठीक है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, और AB का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, हाइट निकालना पड़ेगा, और AC का वैल्यू दे दिया है, साइन बार का लेंथ दे दिया 150 मिलीमीटर। तो AB इजिकल टू आ जाएगा 75 मिलीमीटर। मतलब ये जो स्लिप गेज का हाइट है 75 मिलीमीटर तक इसका स्लिप गेज का पैक रिक्वायर्ड जरूरत है, मतलब पैक का जरूरत है। ओके, तो 75 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोल्डर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क में जो सोल्डर हम लोग यूज़ करते हैं, लीड और टीन जिसमें रहता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 180 से 190 का बीच में होता है। तो 185 इसमें ऑप्शन है, तो 185 डिग्री सेंटीग्रेड राइट आंसर हो जाएगा। 12th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो आपको बताया जा रहा है कि इंक्लाइंड प्लेन में मैकेनिकल एडवांटेज देता है कौन सा ऑप्शन, तो वेज इज द राइट आंसर हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि इसका राइट आंसर लीवर हो जाएगा, तो मेरा हिसाब से ये राइट आंसर वेज ही ठीक है। ओके, इसमें ऑब्जेक्शन आप लोगों को करना नहीं है। इसका बाद आपको पूछे जा रहा है व्हिच टाइप ऑफ जिग इज यूज्ड ड्रिलिंग ऑन मेनी डायरेक्शन। कौन सा जिग का हम लोग इस्तेमाल करके
बहुत सारा डायरेक्शन से, बहुत सारा दिख से हम लोग ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्स जिग। तो एक बॉक्स टाइप का जिग होता है जिसमें हम लोग वर्कपीस को डाल देते हैं और इसका अलग अलग डायरेक्शन से हम लोग उसको ड्रिलिंग कर सकते हैं, इसीलिए इसको टम्बल जिग भी कहते हैं। अलग अलग डायरेक्शन से हम लोग इसको ड्रिलिंग करते हैं, इसीलिए इसको टम्बल जिग कहते हैं, बॉक्स जिग को। तो इसका भी आंसर इसमें सही दिया है। 14 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, ब्रास गेट्स डिस्कलर्ड इन एयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ब्रास को अगर हम लोग खाली अवस्था में रख देते, एटमोस्फेयर में रख देते, तो उसका कलर मतलब डिस्कलर हो जाता है, कलरहीन हो जाता है। तो इसका पीछे क्या कारण होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होता है, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन करना नहीं है। इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 545 लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। तो कौन सा एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जिससे अगर हम लोग 398 को, 436 को और 542 को डिवाइड करते हैं, तो 398 को जब डिवाइड करेंगे 7 रिमाइंडर मतलब अवशेष रहेगा, 436 को जब डिवाइड करेंगे तो 11 बचा हुआ रहेगा, और 542 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 15 बचा हुआ रहेगा। रिमाइंडर मतलब वो अवशिष्ट रहता है। तो कौन सा संख्या से अगर हम लोग डिवाइड करते तब होगा? तो अगर आप लोग 17 से डिवाइड करते हो तो सबको अगर डिवाइड करके देख लेते तो 7, 11, 15 ये आप लोग को बचा हुआ रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17। तो 17 से अगर आप लोग डिवाइड करते तो ये जो रिमाइंडर दिया है ये रिमाइंडर आपको बचा हुआ रहेगा। ओके, 16 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, ये पॉइंट वेयर द होल weight of the body appears to act vertically downward is called। तो एक ऐसा पॉइंट है जिसमें वर्टिकली डाउनवर्ड में टोटल वेट आके उसमें आता है, तो वो पॉइंट को क्या बोलते हैं? वो पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ऊपर टोटल जो वेट है वो एक्ट करता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्वेश्चन आप लोग को इसरो में 100% अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाता है। कभी कौन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछता है, जो राइट आंसर होता है h/4। कभी सिलेंडर का पूछता तो तब राइट आंसर होता है h/2। कभी स्पेयर का पूछता, स्पेयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी r होता है। हेमिस्फेयर का होता है 3r/8, और पिरामिड का अगर बोलता तब हो जाएगा h/4। तो सभी का मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी बता दिया हूँ। ओके, 17 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, यूनिट ऑफ सरफेस रफनेस वैल्यू इज। सरफेस रफनेस RA वैल्यू का यूनिट क्या होता है? तो μm होता है। ओके, जिसको माइक्रोमीटर हम लोग कहते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आंसर 100% गलत दिया है। ठीक है, एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द डेजिग्नेशन फॉर वी ब्लॉक फॉर मैचिंग पेयर इज। तो वी ब्लॉक मैचिंग पेयर का डेजिग्नेशन हम लोग को कैसे करना पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वी ब्लॉक हो जाएगा कि सबसे पहले वी ब्लॉक लिखना है, उसका बाद मैचिंग पेयर के लिए एम लिखना कंपलसरी है, एम लिखना है। इसका बाद वी ब्लॉक का नॉमिनल साइज कितना है, मतलब उसका लेंथ कितना है। वी ब्लॉक का तो जैसे ए ग्रेड का लेंथ होता है मैक्सिमम 100 और बी ग्रेड का मैक्सिमम लेंथ होता है 300। तो इसमें 50 मतलब होता है नॉमिनल साइज या वी ब्लॉक का लेंथ। इसका बाद 150 और 40 का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम और मिनिमम कितना डायमीटर को वी ब्लॉक होल्ड कर सकते, क्लैंप कर सकते हैं। ओके, और इसका बाद आपको होता है IS नंबर। उसका बाद ए होता है, ए मतलब होता है ग्रेड, ए ग्रेड, और IS नंबर उसका बाद होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग निमी बुक को चेक करते हैं वी ब्लॉक चैप्टर से, तो इसमें आपको ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप लोग को ऑब्जेक्शन करना है। 19 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, एज पर ISO सेफ्टी कोड, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी कोड का हिसाब से द कलर टू बी यूज्ड इनसाइड द ट्रायंगल फॉर टॉक्सिक हैजर्ड इज। टॉक्सिक हैजर्ड कौन सा साइन का अंदर आता है? वो आता है वार्निंग साइन का अंदर। तो वार्निंग साइन में क्या होता है? ट्रायंगुलर शेप में होता है, और येलो इसका बैकग्राउंड होता है, और ब्लैक कलर का बॉर्डर होता है, और ये जो सिंबल बीच में रहता है वो भी ब्लैक कलर का होता है। तो बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? तो बैकग्राउंड इसमें येलो होना चाहिए। तो कलर टू बी यूज्ड इनसाइड द ट्रायंगल, इनसाइड द ट्रायंगल में कलर येलो होना चाहिए, और बॉर्डर वो जो सिंबल होता है उसका कलर ब्लैक होना चाहिए। ओके, तो टॉक्सिक हैजर्ड का ऐसे ट्रायंगुलर शेप होगा, और इसमें क्या होगा? एक मरा हुआ किसी का मथा रहेगा, तो ऐसे मथा रहेगा और उसका 2 हड्डी ऐसे रहेगा। ओके, तो इसका ये कौन सा सिंबल है या कौन सा साइन है? ये साइन है टॉक्सिक हैजर्ड का।
ओके, 20 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है द टॉलरेंस ग्रेड व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड इकोनॉमिकली बाय ग्राइंडिंग प्रोसेसेस। ग्राइंडिंग प्रोसेस के लिए हम लोग कौन सा टॉलरेंस ग्रेड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें आप लोग को ऑब्जेक्शन करना है। कुछ स्टूडेंट बोल सकते हैं कि IT11 होता है, लेकिन IT11 इसमें नहीं होता, IT6 इसमें होता है। ग्राइंडिंग में IT6 हम लोग यूज़ करते हैं। एक चार्ट आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो अभी मैं चार्ट आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये वही चार्ट है जिसका मैं बात अभी कर रहा था। तो आप देख सकते हैं मैशिनिंग ऑपरेशन और टॉलरेंस ग्रेड, लैपिंग और हुनिंग के लिए IT4, मैशिनिंग लैपिंग एंड फाइन ग्राइंडिंग के लिए IT5, ग्राइंडिंग और फाइन हुनिंग के लिए IT6 आप लोग को होना है। और IT11 किस लिए होता है, ड्रिलिंग और राफ्ट टर्निंग के लिए IT11 होता है। ओके, तो इसमें भी आप लोगों को कंप्लेन करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। ओके, तो 20 नंबर का क्वेश्चन में भी आप लोग को ऑब्जेक्शन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा IT6। ओके, IT11 इसमें राइट आंसर नहीं होगा। 21 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है द पर्पस ऑफ जिग्स एंड फिक्सर इज टू। जिग और फिक्सर यूज करने का उद्देश्य क्या होता है, तो इसमें मैशिनिंग एक्यूरेसी बढ़ जाता है और प्रोडक्शन रेट भी बढ़ता है और इंटरचेंजेबिलिटी फैसिलिटी भी हम लोग को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी कि ऑल ऑफ द अबव। ऊपर में दिया हुआ सभी आंसर राइट है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है, तो इसमें आप लोग को ऑब्जेक्शन करना नहीं है। 22 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ मिलिट्री। मिलिट्री का विपरीत वर्ड क्या होता है, मतलब अपोजिट वर्ड क्या होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा सिविल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, डायमेंशन 55.5 प्लस माइनस 0.035 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो दो टाइप का टॉलरेंस होता है, एक होता है यूनिलैटरल टॉलरेंस और दूसरा होता है बायलैटरल टॉलरेंस। यूनिलैटरल टॉलरेंस मतलब अगर से प्लस प्लस होता, डायमेंशन ऐसे 0.035 या माइनस माइनस ओनली हो जाता 0.035, मतलब बेसिक साइज का सिर्फ एक ही साइड में अगर होता तब उसको यूनिलैटरल टॉलरेंस कहते हैं। मतलब यूनि मतलब एक ही साइड में जो टॉलरेंस होता है, और बायलैटरल मतलब दोनों साइड में जो होता है। इसमें क्या दिया है, प्लस मतलब बेसिक साइज का ऊपर में भी होगा और माइनस मतलब बेसिक साइज का नीचे में भी होगा, मतलब दोनों साइड में ही हो रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बायलैटरल टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इफ द स्पीड ऑफ वेव इज 380 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी 900 हर्ट्ज देन द वेवलेंथ विल बी। तो वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का बीच में एक रिलेशन होता है। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी बटा फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, तो वेवलेंथ आपको निकालना पड़ेगा। वेव वेलोसिटी मतलब स्पीड दे दिया है 380 मीटर पर सेकेंड दे दिया है। ओके, और फ्रीक्वेंसी कितना दिया 900, तो आप देख सकते हैं 1900। तो इसको अगर आप लोग काटेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 0.2। इसका क्या निकालने के लिए बोला है, वेवलेंथ, तो 0.2 मीटर आ जाएगा। ओके, तो मैं आप लोग को बता दिया हूँ क्या क्या यूनिट पुट करना है, उसका बाद कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेना। ओके, मेन होता है फॉर्मूला आप लोग को याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन करना नहीं पड़ेगा। 25 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ 18-4-1 HSS टूल इज। हाई स्पीड स्टील में 18:4:1 रेशियो में क्या क्या रहता है, टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और 0.7% इसमें कार्बन रहता है हाई स्पीड स्टील में। ओके, ये भी आप लोग याद रखना। 26 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है वन ऑफ द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड कोटिंग। तो इलेक्ट्रोड जो कोटिंग हम लोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फ्लैक्स बोलते हैं। फ्लैक्स देके हम लोग इलेक्ट्रोड को कोटिंग करते हैं। तो क्यों करते हैं, इसका पीछे कारण क्या होता है, आर्क को स्टेबिलाइज करने के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है जिसमें आप लोग को ऑब्जेक्शन करना होगा। निमी का बुक अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो सेंसिटिविटी ऑफ स्प्रिट लेवल यूज्ड इन मशीन्स ऑफ इज, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा सेंसिटिविटी होता है 0.02 से 0.05 मिलीमीटर पर 1000 मिलीमीटर। ओके, तो ऑप्शन का हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, लेकिन इसमें आपको दिया गया 0.5 मिलीमीटर पर 1000 मिलीमीटर, तो एक गलत दिया है। तो इसका एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें आप लोग ऑब्जेक्शन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन में जो आपको पूछे जा रहा है लीप एंगल
ट्विस्ट ड्रिल का 2 लीफ होता है, 2 कटिंग लीफ होता है। तो कटिंग लीफ का अगर बात करते हैं तो लीफ एंगल इसका होता है, जो पॉइंट एंगल होता है 118 डिग्री को डिवाइड अगर करते हैं 2 से, क्योंकि 2 कटिंग लीफ होता है तो डिवाइड करते तो 59 डिग्री आता है, तो लीफ एंगल 59 डिग्री होता है। लेकिन इसरो का पेपर में जो लीफ एंगल दिया है 118 डिग्री, वो एक्चुअल होता है ड्रिल का पॉइंट एंगल, जिसको आप लोग ड्रिल का कटिंग एंगल कहते हैं। ओके, तो इसमें भी आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं क्योंकि ड्रिल का लीफ एंगल 59 डिग्री होता है। ओके, 29 नंबर का क्वेश्चन में पूछे जा रहा है, व्हाट इज़ द स्पिंडल स्पीड इन आरपीएम रिक्वायर्ड टू ड्रिल 14 मिलीमीटर होल एट ए कटिंग स्पीड ऑफ 33 मीटर पर मिनट। तो इसमें आपको स्पिंडल स्पीड निकालना पड़ेगा आरपीएम में, मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट में, जिसमें ड्रिल का डायमीटर 14 मिलीमीटर है और कटिंग स्पीड 33 मीटर पर मिनट है। तो आप लोग को फॉर्मूला लिख देना है, कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई डी एन बटा 1000। तो कटिंग स्पीड आपको क्या लिखना है, कटिंग स्पीड में आपको 33 लिखना है। ओके, और अगर पाई का वैल्यू लिखते हैं तो 22/7 आपको लिखना है, और ड्रिल का डायमीटर तो 14 है, और एन आपको निकालना पड़ेगा, मतलब आरपीएम निकालना है, और 1000 नीचे लिखना है। और 7 से अगर आप लोग 14 को काटेंगे तो 2 हो जाएगा, और 11 से अगर आप लोग काटते हैं 22 को तो 2, और इधर 3, तो कितना आ रहा है आप देख सकते हैं। और 2 और 2 अगर टोटल 4 काटते हैं तो इधर 250 आ जाएगा। ओके, तो 3 × 250 क्या हो जाएगा, 750। तो एन × 750 मतलब आरपीएम 750 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर की में भी ऑप्शन सी को राइट आंसर माना है। ओके, तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन करना नहीं है। 30 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, Which one of the following is thermosetting plastic? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक का बारे में बहुत बार मैं आप लोगों का साथ इसरो का क्लास लेते टाइम आपको बता दिया हूँ। इसरो का अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेरा चैनल से आप लोग देखते तो बहुत सारा जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें मैं आप लोग को जस्ट क्वेश्चन का कौन सा ऑब्जेक्शन करना है, कौन सा ऑब्जेक्शन करने नहीं है, उसका मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, इसलिए जल्दी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीएमाइड दिया है तो राइट आंसर है, और बाकी जो भी है थर्मोप्लास्टिक है। ओके, अगर एपॉक्सी बात करते हैं तो एपॉक्सी भी होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, स्पेल्टर इज ए ब्रेजिंग एलॉय कॉन्सिस्टिंग नॉर्मली ऑफ। ब्रेजिंग में हम लोग स्पेल्टर यूज करते हैं, तो इसमें कॉम्पोजिशन क्या होता है, कॉपर और जिंक रहता है, तो 1:1 रेशियो में रहता है। तो 50% कॉपर रहता है, 50% जिंक रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्टली राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, इन जनरल नंबर ऑफ सेरेशन मेड इन रिंग स्पैनर। जो रिंग स्पैनर होता है उसका जनरली कितना सेरेशन रहता है, कितना खांच कटा हुआ रहता है, जनरली 12 खांच कटा हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, मटेरियल ऑफ फ्लैट लैपिंग वर्कपीस फॉर सॉफ्ट मटेरियल। जब सॉफ्ट मटेरियल का हम लोग को लैपिंग करना होता है तो कौन सा मटेरियल का लैप हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसका राइट आंसर आपको पूछे जा रहा है। तो ए इसमें कास्ट आयरन दिया है, तो कास्ट आयरन का साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर आप लोग एल्यूमिनियम को करते हैं, निमी का बुक खोल के आप लोग देख पाएंगे, तो उसमें सॉफ्ट स्टील का या अदर जैसे नॉन मेटल होता है उसका अगर लैपिंग करना पड़ता है तब हम लोग एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। तो सॉफ्ट मटेरियल के लिए आप लोग को एल्यूमिनियम ऑप्शन को राइट मानना है। तो इसमें भी आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो 33 नंबर का क्वेश्चन में आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं निमी का बुक फॉलो करके। तो कास्ट आयरन इसका राइट आंसर नहीं होने वाला है। 34 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, द डायमीटर ऑफ रॉड रिक्वायर्ड फॉर थ्रेडिंग यूजिंग ए डाई। जब हम लोग डाई का मदद से एक्सटर्नल थ्रेड कटेंगे तो जो रॉड होगा, रॉड का डायमीटर कितना होना चाहिए। तो एक्चुअली जो थ्रेड होगा, मेजर डायमीटर जो होगा, उससे आपको माइनस करना पड़ेगा 1/10 इंटू पीच। ठीक है, आप लोग जानते हैं क्या होता है, मेजर डाया माइनस पीच बटा 10 होता है। तो यही आपको थोड़ा सा घुमा के पूछा है, क्योंकि देखो जो रॉड हम लोग लेते हैं तो उसका डायमीटर कम होता है, उसका डायमीटर थोड़ा सा कम क्यों लेते हैं, क्योंकि जब थ्रेड करते हैं, एक्सटर्नल थ्रेड कटने के बाद वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और मेजर डायमीटर में बन जाता है। सोचो 12 मिलीमीटर का थ्रेड कटना है, मेजर डायमीटर 12 मिलीमीटर है, तो हमको कितना लेना है डायमीटर, जो रॉड है, रॉड पहले हमको लेना है 12 माइनस, अब जो भी पीच है 1.5 अगर पीच होता है तो बटा 10, तो 12 माइनस 0.15 तो 11.85 मिलीमीटर साइज वाला एक आपको रॉड लेना पड़ेगा। उसके बाद जब भी डाई से आप लोग थ्रेड कटेंगे तो वो बढ़ के क्या हो जाएगा, थ्रेड थोड़ा सा बढ़ेगा और 12 mm बन जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35,
द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग द लोड फ्रॉम फ्लोर टू मोर हाइट, एग्जाम्पल नियरर टू रूफ इन वर्कशॉप। मतलब आपको पूछे जा रहा है एक ऐसा डिवाइस है या एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसका मदद से हम लोग एक भारी लोड को उठा के फ्लोर से उठा के हम लोग बहुत ज़्यादा हाइट तक उसको हम लोग लेके जा सकते हैं। तो किसका मदद से हम लोग लेके जा सकते हैं? चेन पुली ब्लॉक का मदद से हम लोग लेके जा सकते हैं। तो इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिनोनिम ऑफ एन एनिमी। तो एनिमी का दुश्मन का सिनोनिम मतलब उसका समर्थक मतलब सेम टू सेम मीनिंग और किसका होता है? तो आप लोग ओपोनेंट को भी सेम टू सेम बोल सकते हैं। एनिमी और ओपोनेंट दोनों क्लोज टू क्लोज मीनिंग होता है। ओके, 37 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको BA RC NRB का एग्जाम में भी पूछा गया है। लॉक वॉशर यूज करने का एडवांटेज क्या होता है? बोल्ट और नट वाइब्रेशन का वजह से लूज हो जाता है, तो उसको प्रतिरोध करने के लिए हम लोग लॉक वॉशर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, 38 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, एक सिंप्लीफिकेशन है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट का काम करना है, तो 4, थर्ड ब्रैकेट 3s प्लस 10 प्लस आपको फर्स्ट ब्रैकेट का काम करना है तो हो जाएगा 12s माइनस 16 हो जाएगा। ओके, तो थर्ड ब्रैकेट क्लोज कर देना। इसके बाद आपको 4 थर्ड ब्रैकेट का बीच में काम होगा, तो 3s था और कितना है 12s 15s हो गया। ओके, प्लस 10 और माइनस 16, तो ये क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो इसको अगर आप लोग करेंगे तो 60s माइनस 24, तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 60s माइनस 24। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इसमें आपको पूछे जा रहा है 2 years ago my age is X years। 2 साल पहले मेरा एज 1 साल था। तो बोला है 5 साल पहले मेरा एज कितना था? तो 2 साल पहले तो ऑलरेडी बोल रहा है कि x था, तो 5 साल पहले कितना होगा? तो ऑलरेडी 2 साल बोल दिया है, तो और x माइनस 3 करना पड़ेगा क्योंकि और 3 साल पीछे आपको एज निकालना पड़ेगा। तो x माइनस 3 राइट आंसर हो जाएगा 5 साल पहले उसका एज। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय श्री कपिल देव। कपिल देव द्वारा कौन सा बुक को लिखा गया है? तो क्रिकेट माई स्टाइल, ये बुक का राइटर है श्री कपिल देव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच इज 5 यूनिट्स डिस्टेंस अबव एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का ऊपर 5 मीटर दूरी में जो लाइन होगा उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y = 5 होगा। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन करना नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है मैक्सिमम इंटरफेरेंस बिटवीन ए हाउसिंग ऑफ होल डायमीटर 45 बेसिक साइज, अपर डिविएशन प्लस 0.025 और लोअर डिविएशन -0 मिलीमीटर, और बूस आउटसाइड डायमीटर 45 बेसिक साइज और अपर डिविएशन प्लस 0.042 और लोअर डिविएशन 0.026। तो इसमें आपको जैसे मैं BA RC का क्लास में आपको बता दिया हूँ कैसे क्या करना पड़ता, अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे निकालना पड़ता, उसके बाद मैक्सिमम अलाउंस मिनिमम अलाउंस कैसे निकालना पड़ता। तो इसका फॉर्मेट में अगर आप लोग करेंगे तो ये राइट आंसर आ जाएगा। तो मैक्सिमम अलाउंस का क्या फॉर्मूला होता है? मैक्सिमम अलाउंस का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम साइज ऑफ होल। तो मैक्सिमम साइज ऑफ होल 45.025 और मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 44 आप देख सकते हैं। अगर इसको माइनस करते हैं तो ये आप लोगों का आ जाएगा 4 और इधर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर माइनस करेंगे तो 0.041 का आसपास आप लोग का आएगा। और अगर मिनिमम अलाउंस अगर आप लोग करते हैं तो मिनिमम अलाउंस का फॉर्मूला होता है मिनिमम लिमिट ऑफ होल माइनस मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो मिनिमम लिमिट ऑफ होल इसमें कितना दिया है 45 दिया है और मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट कितना है 45.042। तो इसको अगर करेंगे तो -0.042 हो जाएगा। ओके, तो इसको मिलीमीटर में आएगा, इसको अगर माइक्रोन में करना है तो आपको 1000 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तब आ जाएगा 42 माइक्रोन। तो सबसे अगर आप लोगों को मैक्सिमम इंटरफेरेंस देखना है तो 42 माइक्रोमीटर आप लोगों का आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस। 4 ऑप्शन में से कौन सा गैस को हम लोग ग्रीन हाउस गैस नहीं कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस को हम लोग ग्रीन हाउस गैस नहीं कह सकता है, लेकिन मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा था कोऑर्डिनेट पॉइंट A, लाइन्स ऑन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, कोऑर्डिनेट पॉइंट किसका ऊपर लाई होता है, तो y = x का ऊपर। तो इसका भी राइट आंसर इसमें B दिया है, तो A सटीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक थ्योरी से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है। ए टेपर वर्क पीस विथ लेंथ ऑफ 300 मिलीमीटर। एक ऐसा वर्क पीस है जिसका लेंथ है 300 मिलीमीटर, ओके। और लेंथ ऑफ टेपर का लेंथ कितना है, 200 मिलीमीटर। मतलब इधर से इधर तक टोटल लेंथ इसका 300 मिलीमीटर और टेपर का लेंथ 200 मिलीमीटर, ओके। और लार्ज डायमीटर 6 मिलीमीटर और स्मॉलर डायमीटर 40 मिलीमीटर है। तो इसमें आपको टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड का हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा टेपर, ओके। तो इसके लिए आप लोग का फॉर्मूला क्या होता है, टेल स्टॉक सेट ओवर से अगर टेपर करते हैं तो कैपिटल D माइनस स्मॉल d बटा 2 इंटू लेंथ ऑफ टेपर इंटू लेंथ ऑफ जॉब, ठीक है। तो इसमें आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। जो बिग डायमीटर है तो बिग डायमीटर 6 है और स्मॉल डायमीटर 40 है और 2 इंटू लेंथ ऑफ टेपर 200 है और टोटल लेंथ ऑफ जॉब 300। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 20/400 हो जाएगा इंटू 300। तो इसको काटेंगे तो 20, इसको काटेंगे तो 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड का हिसाब से तो 15 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर ए दिया है, सटीक आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, द मैक्सिमम RPM ऑफ स्पिंडल रिक्वायर्ड फॉर ड्रिलिंग 20 मिलीमीटर होल इन माइल्ड स्टील ब्लॉक इज कटिंग स्पीड फॉर माइल्ड स्टील इज 44 मिलीमीटर पर मिनट। तो इसमें आपको एन निकालना पड़ेगा, मतलब RPM निकालना पड़ेगा। तो CS = π/d/n बटा 1000। तो कटिंग स्पीड आपको कितना दिया है, 44 दिया है, ओके। और पाई का जगह आपको लिखना है 22/7 और D आपको दे दिया है 20 और N आपको निकालना है। बटा आपको नीचे क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे 1000 लिखना पड़ेगा, ओके। तो ये 7 क्या होगा, 7 तो नीचे आ जाएगा और इधर आप अगर आप लोग इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा और इससे अगर इसको अगर आप लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 50, ओके। तो अभी कितना आ रहा है आप देख सकते हैं, 7 × 50 तो टोटल आ रहा है 350। तो 350 × 2 आपको करना पड़ेगा। तो n × हो जाएगा 350 × 2 मतलब 700 हो जाएगा, ओके। तो RPM आप देख सकते हो ऑप्शन का हिसाब से B राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी आपको राइट आंसर दिया है। 47 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका आपको बेस दे दिया है। राइट एंगल ट्राइंगल का बेस 48 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनस 50 सेंटीमीटर है। इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट तो आपको पता नहीं है, तो हाइट आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ABC। तो A भी आपको निकालना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरिज्म का हिसाब से आप लोग का क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस भूमि स्क्वायर = होता है अतिभुज स्क्वायर, ठीक है। तो इधर आपको AB स्क्वायर इधर रख देना है, = हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर मतलब हो जाएगा 50 स्क्वायर माइनस 48 स्क्वायर। तो AB स्क्वायर = इतना आता है। तो AB = क्या हो जाएगा, AB = हो जाएगा √50 स्क्वायर माइनस 48 स्क्वायर। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर अगर आप लोग इसको माइनस करते तो 196 आ जाएगा। तो √196 = क्या हो जाएगा 14। तो AB = क्या आ गया, तो भूमि आ गया आप लोग का 14 और बेस आ गया 48। तो आपको इधर लिख देना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ इंटू बेस 48 है और हाइट 14 है। तो इसको अगर आप लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ओके। 24 और 14 का अगर मल्टीपल करते तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 336। तो ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आप लोग को प्रोसेस बताता हूँ, कोई भी कैलकुलेशन में अगर गलत होता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ओके। तो आप लोग का जस्ट जो वे ऑफ स्टडी है या वे ऑफ कैलकुलेशन है वो आप लोग का सही होना चाहिए। अगर आप लोग कैलकुलेशन में थोड़ा गलत करते वो अलग बात है, ओके। 48 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग
कॉनिकल रिसेस ऑन ओपन एंड ड्रिल्ड होल। कोई भी एक ओपन एंड ड्रिल्ड होल है उसका माने ओपन पोर्शन को, मतलब खाली हुआ जो मुंह पोर्शन है उसको अगर हम लोग कॉनिकल बनाते हैं, कॉनिकल शेप में बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, उसको काउंटर सिंकिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें आपको ऑब्जेक्शन करना नहीं है। 49 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है ब्रेजिंग इज जेनरली डन। ब्रेजिंग हम लोग कितना टेम्परेचर पर करते हैं? सोल्डरिंग हम लोग बिलो 450 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं और ब्रेजिंग हम लोग अबव 450 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग करते हैं। और इसमें डिफरेंट मेटल को भी हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसका बाद आपको पूछे जा रहा है कि सेट ए जो दिया है 0 1 2 3, उसका बाद आपको डॉट 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 दिया है 4 5 6 जो भी है, तो इस नंबर को क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है माइक्रोमीटर का रीडिंग आपको निकालना पड़ेगा। इनडायरेक्टली आपको बताया है, कोई भी ड्राइंग या डायग्राम आपको नहीं दिया है। तो इसमें आपको बताया जा रहा है स्लीव जो बैरल होता है उसका एक एक माइनर डिवीजन का वैल्यू होता है, जो नीचे माइनर डिवीजन होता है उसका वैल्यू होता है 0.5। ओके, और जो मेन डिवीजन होता है, मेजर डिवीजन का वैल्यू होता है 1 मिलीमीटर और लिस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर। आप लोग जानते हैं माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट इतना होता है। तो स्लिप में मतलब बैरल में अभी 15 डिवीजन मेजर दिखा रहा है, मतलब 15 mm तो हो जाएगा। मेजर में 15 डिवीजन दिखा रहा है मतलब 15 mm, और माइनर में आपको दिखा रहा है 1 डिवीजन। तो माइनर में 1 डिवीजन मतलब हो जाएगा 1 इंटू 0.5, क्योंकि 1 डिवीजन का वैल्यू 0.5 है तो 0.5 प्लस करना पड़ेगा। उसका बाद थिम्बेल में आपको 18 डिवीजन दिखा रहा है, तो थिम्बेल का 1 डिवीजन मतलब होता है 0.01, 18 डिवीजन मतलब होता है 0.18। तो इधर आपको करना पड़ेगा 0.18 को भी प्लस, तो तीनों को प्लस करेंगे 15 पॉइंट आपका आएगा 68। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अगर थोड़ा सा सोच के इसको करेंगे तो इसको इजीली आप लोग निकाल सकते हैं, इसके लिए डायग्राम का जरूरत नहीं है। इसका बाद 52 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है द रेशियो इक्विवेलेंट टू। जो रेशियो आपको दिया है 3:7, एक किसका साथ इक्विवेलेंट होता है? इसको अगर 3 से मल्टीपल करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीपल करेंगे तो 9:21 आ रहा है, तो इसका साथ इक्विवेलेंट है, तो 9:21 राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है गेज यूज्ड फॉर चेकिंग डायमीटर ऑफ फिनिश बोर्ड। कोई भी एक फिनिश बोर्ड या होल है उसका डायमीटर को चेक करने के लिए हम लोग कौन सा गेज यूज करते हैं? तो प्लग गेज हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन करना नहीं है। इसका बाद एक कॉमन क्वेश्चन आपको पूछे जा रहा है साइनाइडिंग एंड नाइट्राइडिंग आर 2 मेथड्स ऑफ। साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग किसका 2 मेथड होता है? तो केस हार्डनिंग का, मतलब सरफेस हार्डनिंग का जो एक प्रोसेस होता है केस हार्डनिंग, उसका 2 प्रोसेस या 2 मेथड होता है साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग। 55 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है व्हेन वाज ओसा इनेक्टेड। ओसा कब से चालू हुआ? तो 1970 से ओसा चालू हुआ है। ओके, 56 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ ए बॉडी एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू। तो मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? मैं एग्जामिनेशन होने से पहले बहुत बार आपको बीएआरसी का क्लास लेते टाइम आपको बताया था, मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, एक चीज़ आप लोग याद रखना, मैं जो भी क्लास लेता हूँ सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं है, हर टेक्निकल एग्जाम के लिए वो क्लास इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं ओवरऑल वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता हूँ। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक कंपाउंड। तो इनमें से कौन सा आयोनिक कंपाउंड नहीं है, मतलब प्लस माइनस आयन से वो नहीं बनता है। जैसे K+Cl- होता है, Na+Cl- होता है, Mg+O- होता है, तो कौन सा आयोनिक कंपाउंड नहीं है? तो HCl जो है तो ये आयोनिक कंपाउंड नहीं होता है। 58 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है जो सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग होता है उसका कितने प्रकार होता है? तो आउटसाइड डायमीटर ग्राइंडिंग होता है, प्लांज ग्राइंडिंग होता है, सेंटरलेस ग्राइंडिंग भी होता है, तो इसीलिए तीनों होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 59 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना नंबर ऑफ रूट हो सकता है? मैक्सिमम 2 रूट हो सकता है और मिनिमम 0। ओके, तो मिनिमम पूछेगा तो आपको 0 करना है, मैक्सिमम 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, जनरली द हार्डनेस ऑफ हैंड फाइल। हैंड फाइल का जो हाई कार्बन स्टील से बनता है उसका हार्डनेस कितना होता है? तो यह होता है 60 HRC, जो रॉकवेल स्केल में हम लोग उसको हार्डनेस को चेक करते हैं। ओके, और BARC में हार्डनेस पूछा था स्लिप गेज का, उसमें हो जाएगा 63 HRC।
इसमें आपको पूछे जा रहा है इन ड्रिल जिग व्हिच पार्ट इज हार्डेंड। ड्रिल जिग का कौन सा पार्ट बहुत कठोर होता है? तो बूस्ट जो पार्ट होता है जो गान मेटल से बनता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस पर आपको ऑब्जेक्शन करना नहीं है। इसका बाद जो एक क्वेश्चन पूछे जा रहा है हाइड्रोलिक लिफ्ट हैंडल डायमीटर हैज पिस्टन डायमीटर of 2 cm, lifting cylinder has piston diameter of 6 cm. The mechanical advantage of the hydraulic lift। तो आपको क्या करना है 6/2 करना है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली इसका जो फॉर्मूला है या कैसे करना है हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। किसी को भी अगर इसका राइट आंसर पता है तो आप लोग ज़रूर बताना। तो हम भी कन्फ्यूज़न में है इसका राइट आंसर 9 होगा कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग एटलीस्ट बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ। इसका बाद आपको बताया जा रहा है लाइफ ऑफ पाई जो बुक है उसका ऑथर कौन है, किसने लिखा? तो इयान मार्टिन ने लाइफ ऑफ पाई बुक को लिखा है। इसका बाद एक इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा गया था द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। तो क्या हो जाएगा द डॉग हो जाएगा। ओके, तो आर्टिकल ए एंड दी जो होता है तो आर्टिकल से भी एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। 65 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है व्हिच गैस इज यूज्ड इन नाइट्राइडिंग। तो नाइट्राइडिंग प्रोसेस में हम लोग कौन सा गैस यूज करते हैं? बीएआरसी का क्लास लेते टाइम में नाइट्राइडिंग प्रोसेस का बड़ा में पूरा डिटेल्स में डिस्कशन किया था। तो नाइट्राइडिंग मतलब नाइट्रोजन गैस का हम लोग यूज नहीं करते, इसमें हम लोग एमोनिया गैस का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 टू चेक फ्लैटनेस एंड स्क्वायरनेस ऑफ सर्फेसेस द फॉलोइंग इज यूज्ड। कोई भी सरफेस का फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए हम लोग कौन सा टूल यूज़ करते हैं? ट्राई स्क्वायर यूज़ करते हैं जिसका एक्यूरेसी 0.002 मिलीमीटर पर 10 मिलीमीटर। ओके, जो बीएआरसी के एग्जाम में हाल ही में आपको पूछा है। 67 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है स्टेरिलाइजिंग प्रोसेस। स्टेरिलाइजिंग प्रोसेस का भी बारे में मैं बहुत बार क्लास में डिस्कशन किया हूँ। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा एग्जाम अगर आपको देना है, अगर आपको टेक्निकल का नॉलेज लेना है तो मेरा चैनल का ईच एंड एवरी वीडियो आप लोग देखिए, एक एक टॉपिक को मैं क्लियर किया हूँ। स्टेरिलाइजिंग प्रोसेस में मेटल सरफेस के ऊपर हम लोग जिंक का कोटिंग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कोरोजन रेजिस्टेंट सरफेस बनाने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा मेरा चैनल का ईच एंड एवरी वीडियो देखिए, आप लोग को नया नया टॉपिक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आप लोग को बाकी जगह से देखने को नहीं मिलेगा, वो आप लोग को मेरा चैनल से पक्का आपको देखने को जरूर मिलेगा। 68 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है द रीजन फॉर रिजल्टिंग ओवर साइज होल इन ड्रिलिंग। ड्रिलिंग करने का बाद जो ड्रिल हम लोग यूज़ करें 20 मिलीमीटर का अगर ड्रिल यूज़ करें तो होल का भी साइज तो 20 मिलीमीटर होना चाहिए, लेकिन 20 से अगर ज़्यादा हो जाता है तो इसका पीछे क्या कारण होता है? जो ड्रिल का जो 2 लीफ होता है कटिंग लीफ अगर इक्वल नहीं होता तब क्या होता है ड्रिल होल का साइज बड़ा हो जाता है। तो कटिंग लीव्स आर नॉट इक्वल लेंथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस पर भी आपको ऑब्जेक्शन करना नहीं है। 69 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है सरफेस फिनिश इज द मेजर ऑफ। सरफेस फिनिश क्या मेजर करते हैं? सरफेस का रफनेस को मेज़र करते हैं, कितना रफनेस है, कितना ज़्यादा स्मूथनेस है, ये मेज़र करते हैं। ओके, जिसको हम लोग म्यू या माइक्रोन से हम लोग उसको इंडिकेट करते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मेटल ऑब्जेक्ट सच एज कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन, गैस स्टोव एटसेट्रा। व्हाई? तो बीआरसी में आपको पूछा था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग कौन सा मेटल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपको क्रोमियम आपको मैं बताया था। तो इधर क्रोमियम प्लेटिंग का ही बात कर रहे हैं कि जैसे कार का बॉडी पार्ट में हम लोग यूज़ करते हैं, बाथ का जो भी टैप होता है उसमें, किचन, गैस स्टोव इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्रोमियम प्लेटिंग हम लोग क्यों करते हैं? तो इसमें एक ही सबसे मेन रीज़न होता है कि कोरोजन को रेजिस्टेंस करने के लिए, कोरोजन रेजिस्टेंस सरफेस बनाने के लिए। तो टू अवॉइड कोरोजन इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 71 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है एक ग्राइंडिंग व्हील 250 मिलीमीटर डायमीटर रनिंग एट 2800 आरपीएम द सरफेस स्पीड इन मीटर पर मिनट। तो अभी मैं आपको कटिंग स्पीड बता रहा था, अभी सरफेस स्पीड आपको निकालना पड़ेगा। सरफेस स्पीड निकालने का भी सेम टू सेम फॉर्मूला है पाई dn बटा 1000। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 22/7 लिखना है। इसका बाद d का वैल्यू आपको दे दिया है 250। ओके, इसका बाद आपको आरपीएम 2800 लिखना पड़ेगा और नीचे आपको क्या करना है इंटू 1000। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसका राइट आंसर 2200 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा सा खुद कर लेना।
72 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, नेम द कैलिपर यूज्ड फॉर बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड मेजरमेंट। कौन सा कैलिपर को हम लोग आउटसाइड इनसाइड दोनों मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसफर कैलिपर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस पे भी आपको ऑब्जेक्शन करना नहीं है। 73 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, व्हिच प्रोसेस इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ फिट बिटवीन मेटिंग पार्ट्स। दो मेटिंग पार्ट्स को, अगर मेटिंग पार्ट्स का बीच में क्वालिटी ऑफ फिट को, मतलब क्लियरेंस फिट से इंटरफेरेंस फिट को बढ़ाने के लिए हम लोग किस प्रोसेस का फॉलो करते हैं? तो हम लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं प्रिसिशन सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन, जो होता है लैपिंग। तो लैपिंग हम लोग करते हैं। ओके, 74 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, व्हिच इज द हेवीएस्ट मेटल इन द फॉलोइंग। चार जो ऑप्शन दिया इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा भारी मेटल होता है? तो जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होता है, जैसे गोल्ड का 19.6, तो ये ज़्यादा भारी होगा, तो गोल्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। गोल्ड सबसे भारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इफ द वॉल्यूम 275 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यूबॉइड का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल होता है वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम आपको 275 दे दिया है और लेंथ और ब्रेथ मल्टीपल करके क्या होता है, बेस एरिया निकालता है, तो 25 दे दिया, तो आपको हाइट निकालना पड़ेगा। तो अगर आप लोग 275/25 कर देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 11। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 76 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्ट फायर द सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो किसने सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को सबसे पहले सक्सेसफुली फायर किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO ने किया है। ओके, 77 नंबर का क्वेश्चन में जो पूछे जा रहा है, तो इसका एक्चुअली आपको कैसे निकालना है तो हमें नहीं पता है। तो अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताना, या व्हाट्सएप पर मेरे को ज़रूर करके भेजना। ठीक है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको लिख दिया हूँ 8583870223। 78 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, एज पर स्टैंडर्ड द मिनिमम डायमीटर ऑफ होल डायमेंशन 25H7। तो 25H7 का जो लोअर डिविएशन होता है वो होता है 0। तो आपको मिनिमम डायमीटर ऑफ द होल पूछा है, तो 25 प्लस 0 करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं मिनिमम डायमीटर ऑफ होल 25.000 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ हार्टफेल्ट। हार्टफेल्ट का मतलब होता है सिंसियर पर्सन, जैसे हम लोग बोलते हैं, तो हार्टफेल्ट का मतलब सिंसियर होता है। उसका एंटोनिम ऑपोजिट क्या होता है, इनसिंसियर होता है। ऑप्शन नंबर बी। 80 नंबर क्वेश्चन जो आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन या इसरो HDSC सार में पूछा गया क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन, सरफेस रफनेस नो मटेरियल रिमूवल इज परमिटेड। तब हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं? तो ये जो सिंबल है डी नंबर का, तो डी नंबर सी सिंबल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्शन करने के लिए मिला है, तो आप लोग ऑब्जेक्शन कर दीजिए। कैसे ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा मैं आप लोग को वीडियो का थ्रू बता भी दिया हूँ आज, तो वीडियो आप लोग देख लेना, जरूर आप लोग ऑब्जेक्शन कर देना जब लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये था आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।